हेलो दोस्तों, मैं आज आपको 17 नवंबर 2018 का हरियाणा एसएससी का ग्रुप डी की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कराने जा रहा हूँ। इसमें पूरे आपका 90 के 90 क्वेश्चन में कराऊँगा। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है वीडियो को। फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द मीसोफाइट में निहित है। मतलब मीज़ोफाइट कहते किसे हैं? मीज़ोफाइट पौधों का एक वर्ग है जिसे हिंदी में हम समोलविद भी कहते हैं। समोलविद भी कहते हैं। समोलविद, यह एक समोलविद एक स्थलीय वर्ग के पौधे होते हैं, यानी कि ये भूमि पर उगते हैं। स्थलीय वर्ग के पौधे होते हैं और उचित जल वाली मिट्टी में उगते हैं। जहाँ पर उचित जल प्राप्त हो जिस मृदा में, वहाँ उगते हैं। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन ए है खारे और मीठे जल में होने वाले जलीय पौधे, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लीजिए, ये वर्ष के अधिकांश भागों में पाए जाने वाली उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। चलो देखते हैं। ऑप्शन सी, प्रतिकूल मौसम में उगने वाले पौधे, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी, पानी के नीचे उगने वाले पौधे, नहीं। तो आपका राइट आंसर बी ही होगा। ऑलराइट, तो इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कब लाए थे? संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत। जब मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके अध्यक्ष थे अस्थायी अध्यक्ष। इसके अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष या अंतरिम अध्यक्ष, ठीक, वो थे सच्चिदानंद। अगर कोई आपसे पूछे कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये तो ए स्थायी थे, तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर क्वेश्चन 2 का ए ही होगा। ए द राइट आंसर। तो इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था, मतलब किसने सुनाया था? शंकराचार्य ने, मध्वाचार्य ने, या संजय या वल्लभाचार्य ने? तो आपका राइट आंसर सबको पता ही होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था? संजय ने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि बहुपदीय एफ एक्स इक्वल टू, ये ए एक्स स्क्वायर लिखा है, ए एक्स के पावर 2, ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का 1 0 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान हमें ज्ञात करना है, सीधी सीधी हम एफ एक्स की जगह पे हम 2 रख देंगे, 2 रख देंगे। चलो देखते हैं। ए माइनस 1, ये 2 ऐसे यहाँ इधर माइनस 1, क्या हो जाएगा 4a, इधर हो जाएगा माइनस 6a और माइनस सॉरी प्लस 6 माइनस 1, 4a माइनस 6 है माइनस 2a प्लस 5, ए इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ए इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। ऑल राइट, चलो बस कुछ नहीं करना है आपको, एक्स की जगह 2 रख देना है इस पूरे समीकरण के अंदर। चलो इसको रफ कर देता हूँ अभी। ए की वैल्यू आपको निकल जाएगी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अंगिरस। तो आप सबको पता है सबसे पुरानी मतलब 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में हिसार जिले में स्थित, हरियाणा के हिसार जिले में। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? भाई पर्दा तो वहीं लगेगा जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो पर्दे की दूरी भी हमें अपने आप पता चल जाएगी। पर्दा वहीं लगेगा जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई तो पर्दा दर्पण से कितनी दूर लगेगा वो दूरी भी सेम ही होगी। तो चाहिए, अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अवतल दर्पण की, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पर जब हम कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उल्टा बनता है। ये प्रतिबिंब हो गया, ये मतलब वस्तु हो गई, यहीं पे बनेगा। ये कितना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। यहाँ से फोकस इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अरे बड़ा शोर, ठीक है। तो या तो आप प्रॉपर्टी पता होगी भाई वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है तो अब प्रतिबिंब भी यही वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा। तो आप राइट आंसर डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर लगा सकते हैं। अगर नहीं पता तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, दर्पण का फॉर्मूला, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी उससे निकल जाएगी। चलो निकालते हैं, एक बार इसको थोड़ा रफ कर लें। चलो कोई बात नहीं है, निकाल लेते हैं। ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f फोकस दूरी है जो कि 10 सेंटीमीटर दी हुई है आपको। v प्रतिबिंब की दूरी होगी जो हम निकालेंगे। u आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी कि u जो होती है वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, और v प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। तो हमें v निकालना है। चलो v निकालेंगे अब। वन अपॉन बी लो 1/f माइनस 1/u। अगर हम इधर रखेंगे तो इसको f कितना है हमारा फोकस दूरी, ये 10 दी हुई है, ये माइनस का 10 हो जाएगी क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है। तो ये माइनस का, आपको पता है साइन कन्वेंशन, दर्पण के लेफ़्ट साइड में माइनस, जितनी भी चीज़ आती है माइनस आती है, फिर राइट साइड में पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो फोकस दूरी तो लेफ़्ट साइड में है तो इसको हम माइनस में लेंगे, -10, ठीक है, -1/u। u 20 सेंटीमीटर है, ये भी माइनस में है तो सभी माइनस में लेंगे क्योंकि लेफ़्ट साइड में है। ये वस्तु की दूरी जो है u, ये भी लेफ़्ट साइड में है तो उसको भी माइनस में, -20 इधर आ जाएगा। तो आगे चल के ये आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/10 + 1/20। ठीक, आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो v इक्वल टू, आप इसे सोल्व करेंगे ना तो v इक्वल टू -20 आ जाएगा। अब ये माइनस क्यों आया, आंसर तो 20 दे रखा है। माइनस का मतलब है जो प्रतिबिंब बना है वो आपका, ये जो बना है ये उल्टा बना है, इसका मतलब ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसको रफ कर देते हैं एक बार, आप डाल लीजिएगा यहाँ से पोस्ट करके, मैं रफ कर देता हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका 20 ही है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, ये तीनों की तीनों गणित का पार्ट हैं ये तीनों। तो ये तो पार्ट हो गए तीनों, ये अपने आप में एक फुल सब्जेक्ट हो गया। तो विषम क्या हो गया, विषम हो गया आपका गणित। तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा गणित, गणित आपका आंसर हो जाएगा। ये भिन्न है, बाकी सब पार्ट है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है इसका, तो ये भिन्न हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने करंट का क्वेश्चन डाला है इसरो का, क्योंकि उसमें इसरो का बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैंने इसरो का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला है, एक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा जो आने वाले पेपरों में, बहुत इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 3 कब और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर ही बता देता हूँ। आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से किया था? LVM-3 से। ऑल राइट, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर संघ से क्या अर्थ है? देखिए, भारत राज्यों को एक संघ आपको पता है, तो उसमें केंद्र शक्तिशाली होता है और राज्य कमज़ोर होता है, ना कि राज्य शक्तिशाली या केंद्र कमज़ोर होगा, वो तो नहीं होता। तो उसका ए इसका राइट आंसर होगा, संघ का रूप जहाँ केंद्र शक्तिशाली और राज्य कमज़ोर होते हैं। ऑलराइट, चलो तो इसको कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 जैसी नहीं है। चलो देखते हैं, इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से 14, इसको 3 से काट देते हैं, 3 3, 3 से 21, इसको भी हम काटते हैं, 3 से ही काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 21, इसको 8 से काटता, 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56। देखिए, सबका जो
मतलब काट करके जो भी आंसर आ रहा है 2/7 2/7 आ रहा है, इसका 1/7 आ रहा है, तो विषम यही हो जाएगा फिर राइट आंसर आपका। ऑलराइट, चलो इसको रफ कर लेते हैं एक बार। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दे रखा है आपको 2 ब्रैकेट में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 और x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 4, ठीक है, को संतुष्ट करने वाले x और y के मान पता करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। तो x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, तो सीधा क्या करेंगे हम, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, ये ले लेते हैं हम, उसमें एक जो ऑप्शन है उसमें वो पुट कर देखेंगे। पहले इसके अंदर पुट करते हैं ए वाला 2x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में हम ऑप्शन ए पुट करते हैं, x से जहाँ ए डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए से ए चले जाएगा, तो वाई की जगह पे डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए से ए चले जाएगा, बी से डी इधर 1 रह जाएगा, 2 + 1, ये तो नॉट 2 के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन से बी डाल कर देखते हैं। जब हम ऑप्शन बी डालेंगे इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 2a डालेंगे, और y इक्वल टू माइनस ही हो जाएगा, फिर -2 भी डालेंगे और अपॉन में b। अब देखते हैं b से b गया, a से a, यानी कि 4 - 2 इक्वल टू 2 ही आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। बी इसका राइट आंसर है। रफ कर देता हूँ। काफ़ी टाइम लगेगा, फटाफट करते हैं। तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षक थी, बताइए। पार्वती, गौरी, मीनाक्षी, द्रौपदी। राइट आंसर है डी, द्रौपदी। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, बताइए। ठीक है, माइक्रोफोन में हम जो बोलते हैं, यानी कि ध्वनि जो आती है तो क्या करता है, ये ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदल देता है। कौन? माइक्रोफोन। और स्पीकर क्या करता है, स्पीकर इसका उल्टा करता है। स्पीकर करता है कि जो विद्युत तरंग आती है उसको ध्वनि तरंगों के में बदलकर आपको आवाज़ सुनाई देती है। राइटिंग मेरा थोड़ी अच्छी नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन है, कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, ये किसने कहा था, बताइए। आपके ऑप्शन हैं BN राव, सोमनाथ लहरी, गोविंद वल्लभ पंत या प्रयुक्त में से कोई नहीं, बताइए किसने कहा था। यह कथन किसने कहा था कि कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, बताइए। तो आपका राइट आंसर है, ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। DW, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, DW ऐसे दिया हुआ है, हमें ये सेकंड वाला पता करना है, ये क्या होगा, LOP के, बस इतना ही हम लिख लेंगे। अब देखेंगे हम L से P पर जाने पे हमें 4 अक्षर आगे गए हैं, जैसे LMNOP, यानी कि 4 लेटर इंक्रीज हुए हैं जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए हैं। और जब हम K से O की तरफ जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट जाते हैं,
तो उसमें भी 4 अक्षर इंक्रीज हुए। कैसे? KLMNO, ठीक है। ऐसे हम इसमें करके देख रहे हैं, 4 अक्षर इंक्रीज कर देंगे इधर से, ABCDEFGH, तो इधर H आ जाएगा। हम बस सीधा देख लेंगे कि भाई H किस ऑप्शन में आ रहा है शुरुआत में। HC में ही आ रहा है, आपको सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, करोगे भी तो कर लीजिए आप। जैसे O में 4 अक्षर बढ़ा दीजिए नीचे की तरफ से, कितना? KLMNOPQRS, यानी कि इधर ऐसा आएगा। कोई बात नहीं, हो गया। चलिए आप इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब गलत छांटना है हमें। पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ये देखते हैं। इसकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल श्रेणी और महादेव की पहाड़ियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। ऑप्शन भी देते हैं। इसकी पश्चिमी पहाड़ियाँ स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में अन्नामलई पहाड़ियाँ और केरल में करडामम पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। ये एकदम सही है। आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिख सकता है। आप किसी और, ज़रूरी नहीं अपना हरियाणा से का दे, कहीं भी का भी दे, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, आप याद कर लीजिएगा। जैसे ए राइट है, बी राइट है। सी देखते हैं। अनाईमुडी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अनाई मतलब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? अनाईमुडी। अरे है कहाँ पे? ये है आप ही केरल में। कहाँ पे? केरल में, ठीक है। केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर है अनाईमुडी, ठीक है। अब ये भी ठीक है आपका। तो लास्ट देखते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका, यानी कि यही राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका? यही होगा आंसर आपका, डी ही होगा इसका, क्योंकि गलत है। ये सबरीमाला पहाड़ियों पर नहीं मिलते पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये मिलते हैं आपके कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके, ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जबकि यहाँ पर सबरीमाला लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान होता है, ये तो सबको ही पता होगा। 900 ईसा पूर्व या 950 ईसा पूर्व भी आ जाए तो तब भी चल जाएगा। 900, अरे क्या हो गया, सॉरी यार, 950 ईसा पूर्व भी आ जाए तब भी चल जाएगा। ये भी लिखा हुआ था, राइट आंसर यही होगा। ओ सॉरी, क्या आने दें, एक सेकेंड, 950 ईसा पूर्व, ठीक है। क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जब एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए एक जूल का कार्य होता है, तो विद्युत सुचालक में इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। सबसे पहले तो समझ लीजिए, जो विभवांतर होता है उसका SI मात्रक होता है, उसका SI मात्रक होता है, क्या होता है? वोल्ट।
तो आपसे विभवांतर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए वोल्ट केवल आपको एक ही ऑप्शन में चमक रहा होगा, वो है ऑप्शन बी 1 वोल्ट। तो आप सीधा इसको लगा दीजिएगा 1 वोल्ट। वैसे और आप इसका फॉर्मूला चाहते हैं तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को विद्युत सुचालक के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल कार्य कर होगा, तो वो 1 वोल्ट विभवांतर के बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और हाँ, एक जो कूलाम है, ये कूलाम होता है, ये जो कूलाम है, ये आवेश का जो है एसआई यूनिट होता है। ठीक है, जूल इसका एसआई यूनिट होता है, जूल एसआई यूनिट होता है वर्क मतलब कार्य का ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। ऑलराइट, तो उसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया है। ये उस टाइम 2018 का उस समय का मतलब करंट अफेयर क्वेश्चन था, अभी तो नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर एकीकृत बाल विकास परियोजना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण ए √3x की पावर 2 है, यानी √3x² प्लस 11x। एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है √3x² प्लस 11x प्लस 6 √3 इक्वल टू। इसका हल पूछे हैं, मतलब इसके फैक्टर पूछे। फैक्टर करना आपको आता ही हुआ। पहले हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट होता है, इसका फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है ना, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। चलो देखते हैं, ये आएगा 6 से 18x² आ जाएगा। अब हम इसके 2 पार्ट करते हैं ताकि वो 11x के बराबर आ जाए। मतलब इस तरह से पार्ट करें, जोड़ने या घटाने पे 11x आ जाए। तो हम उससे करते हैं 9x और 2x, जोड़ने घटाने पे 11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे वही 18x² आ जाए। तो सही है, 9 दूनी 18x² ये आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 9x प्लस 2x 11x। चलो उसको फैक्टर कर लेते हैं फिर हम। इधर हो चुके हैं इसके फैक्टर, तो आगे देखते हैं। इधर √3 प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। √3x कॉमन ले लेते हैं। चलो x इधर बचा, इधर क्या बचा, इधर बचा √3 बचा। इधर कितना बचा, 3 √3। इधर से भी 2 ले लेते कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 3 ठीक है। अब मैं यहाँ इसको रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि दिख जाए
क्योंकि मैं स्क्रीन पे ही लिख रहा हूँ मोबाइल की। तो मैं इसके ऊपर का पार्ट हटा रहा हूँ, नीचे आप देख लेना, उतार लिया हुआ आपने तो। इसको मैं इधर अब इस तरफ लिखूँगा, सॉरी मैं इधर लिखूँगा इस तरफ। तो एक फैक्टर तो आपका x प्लस 3√3 आ गया, और दूसरा आ गया आपका, दूसरा आ गया x√3 x प्लस 2। बस अब इनसे इसका x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। एक तो निकलेगी x इक्वल टू -3√3, एक निकलेगी x इक्वल टू -2/√3। देख लेते कहाँ पे है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और भाई चलो इसको रफ कर लेते हैं। राइट आंसर इसका बी था। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश आधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो जब ब्रिटिश शासन था भारत पर, तो उस समय जो रियासती राज्यों को मान्यता दी गई थी वो कुल 565 देसी रियासतों को मान्यता दी गई थी, जिन्होंने लगभग 1/3 भू क्षेत्र को घेरा हुआ था। ऑल राइट, चलो रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गिव का कूट यानी गिव का कोड 43 है तो टेक का कोड क्या होगा? चलो देख लेते हैं। गिव जी, एक सेकेंड, GIVE, अब तो 7 9 इसका है 22 और इसका है 5। तो हम इसको जोड़ कर देखते हैं कितना आ रहा है। 21 और 22, तो ये जोड़ने पर हमारा 43 आ रहा है। यानी कि इसमें लेटर्स के जो इस प्लेसेस है उनको प्लेसेस ऑफ नंबर को जोड़कर उन्होंने कोड बनाया हुआ है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे टेक के लिए। तो चलो देखते हैं टेक के लिए क्या बनेगा। TAKE। तो टी का क्या होता है? टी का होता है, हमने देखा था अभी, टी का होता है 20। ए का होता है 1। के का होता है आई का 9 था तो IJ के, तो 10 से 11 होगा, इसका 11 होता है। और ई का प्लेस वैल्यू होता है, कितना होता है 5। इनको सबको जोड़ देते हैं, कितना होता है 11, 1 12, 5 17, 17 और 20 कितना होगा 17 और 20 37। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा D 37। ठीक है, राइट आंसर इसका D हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए इसको रफ कर देते हैं। मतलब आपको ये प्लेस वैल्यू जो होती है, जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3, इस तरह से आपको रख कर उनको जोड़ देना है बस। ऑल राइट,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांतर श्रेणी बनाता है? आप देख लीजिएगा, ये तो नहीं बनाता, रिपीट होता है डबल डबल नंबर, ये तो मतलब ही नहीं है। ये तो सीधी सीधी कोई मतलब नहीं है इसका, पॉइंट 3 पॉइंट, ये इसका भी कोई मतलब नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी में देखने के लिए जो ये वाले अगली वाली टर्म होती है उसे पिछली वाले टर्म में से घटाना पड़ता है। तो 3 प्लस √2 को इस 3 प्लस √2 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √2 ही आएगा। इस प्रकार तीसरी वाली में से दूसरी वाली को घटा दो, तीसरी वाली में से दूसरी वाली को घटाओ, और सेम आना चाहिए। दो जो क्रमागत पद हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं, 3 प्लस और यहाँ पे √2 कर लेना लास्ट में, ठीक है, √2 है, ठीक है। 3 प्लस 2 √2 -3 -√2 माइनस से गया, और 2 √2 में से -√2 गया है तो कितना बचा, 1 √2 बचा। तो यानी कि डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी है यहाँ पे, ठीक है। चलो रफ कर लेते हैं, मतलब अगली वाली टर्म में से तो ये वाले जैसे ये टर्म है इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, ऐसे इसमें से इसको घटा के देखो इनका डिफरेंस, सबका जो क्रमागत हैं ये या ये दो ले लो, आगे पीछे वाले कोई भी दो ले लो, उनका डिफरेंस सेम आना चाहिए। ऑलराइट, इसको रफ कर लेते हैं, तो समांतर श्रेणी में होगा। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले पुरुषों को न्यूनतम डैश शिक्षित होना चाहिए। बताइए कितना शिक्षित होना चाहिए, MBBS और LBA, 12वीं या 10वीं? सब पता है 10वीं। अच्छा, ये हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक आया था, कब आया था, 2016 में आया था। कब आया था, 2016 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 10वीं पास होना चाहिए, और महिलाओं के लिए होना चाहिए, महिला हो या फिर अनुसूचित जाति के पुरुष हो, तो मैं शॉर्ट में इसको SC लिख देता हूँ, SC पुरुष हो, उनके लिए कितना है, उसमें 8वीं पास है, उनके लिए 8वीं पास है बस, ठीक है। वैसे जो जनरल के पुरुष है उनके लिए 10वीं पास है, लेकिन जो SC के पुरुष है उनके लिए 8वीं पास है, और महिलाओं के लिए भी, चाहे महिला के लिए जो जनरल महिला है उनके लिए भी 8वीं पास है, ठीक है। अगर मान लो SC की महिला हुई तो उसके लिए फिर 5वीं पास होगा, SC महिला के लिए, SC महिला के लिए होगा 5वीं पास, ठीक। आप लिख लेना, याद कर लेना, और हो आपको याद हो तो अच्छी बात है। क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2018 का 97वां संशोधन, इस टाइम तो 103वां संशोधन चल रहा है, ये 97वां संशोधन का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मौलिक अधिकार बन गया और स्वयं सहायता समूह, तो ये तो गलत है। इसने संविधान के भाग 4 में एक नया प्रावधान किया, अब तुमने सुना नहीं ऐसा कुछ हुआ हो, तो दोनों ही गलत हैं, आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक है। अच्छा, जो अभी 2022 के अंदर 103वां संविधान संशोधन हुआ है, 2022 में 103वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें क्या किया गया है, कुछ जनजाति समुदाय, कुछ समुदाय को
जनजाति यानी कि एसटी कास्ट में डाल दिया गया है कुछ समुदाय को। ठीक है, जैसे एक दो समुदाय का नाम मुझे पता है, बाकी आप देख रहे हैं। नरी कोरवन है, नरी, अजीब अजीब से नाम है, नरी कोरवन है। समुदाय, कुछ समुदाय हैं इस तरह के, उनको उन्होंने एसटी में डाल दिया गया है, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया। ये 103वां संविधान संशोधन है 2022 का। ठीक है, एक करूबा है, अजीब अजीब से नाम है, एक है कुरूबा, इसको भी एसटी में डाल दिया है, इस समुदाय को भी। यानी कि आपसे पूछे 103वां संविधान संशोधन ये समुदाय को विभिन्न समुदाय को, आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है इसके तहत। ठीक है, तो उसको रफ कर देते हैं। अजीब अजीब से नाम है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। मुस्तफ़ाबाद यमुनानगर में था पहले, उसका नाम बदलकर सदर उच्च न्यायालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। करते हैं, चलो। ये क्या है, 5 डिफरेंस का ज्ञात कर लीजिए पहले आप। 5 6 11, 11 और 12, 11 और 12 23, यानी कि डबल बढ़ रहा है। कुल मिला के 6 बढ़ रहा है, इधर 12 बढ़ रहा है, इधर क्या 24 बढ़ रहा होगा जहाँ तक भी है। ठीक है, तो 24 करते हैं। 23 + 24 कितना हो गया? 23 + 24 हो गया आपका 47। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब डिफरेंस देख ले लेना सबके बीच का, तो डबल होता जा रहा है, 6 12 24 इस तरह से होता जा रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 47, यानी कि ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलभूत मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। भैया जलभूत मानचित्रीकरण जो होता है वो भूमिगत जल की स्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका यही है। ठीक, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है हमें। चलो पहले देखते हैं। ऑप्शन है, यह मेघालय यह गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित है। ये तो राइट आंसर है भैया, मेघालय में ही है ये तीनों पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया। ये इनकी जनजाति के प्रकार भी गारो खासी के नाम से ही पड़े हैं। गारो खासी जनजाति के नाम से गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम भी पड़े हैं। और फिर दूसरा है, मेघालय का पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार समूह से अलग है। ये भी सही है। यह है कोयला, लो आइसक्स, लिग्नाइट, चूना पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज स्रोतों से समृद्ध है। ये भी ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद कर लेना चाहिए। ए बी सी तीनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी देखते हैं, यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो ये गलत है, ये आपका गलत है। तो उसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। गलत पूछा है ना, तो राइट आंसर तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून हमारे यहाँ आता ही नहीं। हमारे यहाँ केवल दक्षिण पूर्व मानसून आता है, नहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारे यहाँ। पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसी से यहाँ पर वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्व मानसून कुछ नहीं होता, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये इधर। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको कफ कर लेते हैं सारे को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी है? बताइए। रिलीज धरती यजुर्वेद या ओशो? सबको पता है धरती कब बनी थी, 1968 में बनी थी, ये भी सबको पता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। चलो करते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आएगा। अच्छा, जितने भी प्राकृतिक मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। सुन लीजिएगा ध्यान से, जितनी भी प्राकृतिक मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल में पूछे कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और कोई पूछे कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, वो भी समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ पे? समताप मंडल में ही हवाई जहाज भी उड़ते हैं, ठीक है। हवाई जहाज भी आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं, ठीक। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगिंदर सिंह डैश से एक साहित्यिक हैं। जोगिंदर सिंह शाहबाद से एक साहित्यिक हैं। शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x - 2y = 3 और 2x + by = 6 समान रेखा को दर्शाते हैं तो b का मान क्या होगा? समान रेखा को दर्शाता है तो इनके समीकरण भी समान होना चाहिए। चलो एक समीकरण को उठाते हैं और दूसरी समीकरण के बराबर करते हैं, ठीक है। x - 2y = 3 है, और दूसरा दे रखा है हमें 2x + by = 6। चलो दूसरे वाले के बराबर करते हैं, क्योंकि समान रेखा उधर सारे हैं तो उसका समीकरण भी समान होना चाहिए। उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे समीकरण को। क्या हो जाएगा? 2x + -4y = 6, ठीक है। हो गया बराबर 2x, ये 2x, बी की जगह -4 दे रखा है, वाई की जगह y, 6 की जगह 6, ठीक है। तो इसने क्या बी की वैल्यू पूछी, तो बी की वैल्यू क्या निकल गई हमारी? -4 प्लस से लगाया है, क्योंकि प्लस इधर भी लगा हुआ है, इधर भी हमें प्लस ही चाहिए, तो -4 हो गया इसका वैल्यू बी का, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर, -4 इज़ द राइट आंसर। रफ कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, मेरे को टाइम लग रहा है क्योंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, मेरे ढंग से लिखा नहीं जा रहा है। और दूसरा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना ये मैं केवल पूरा ये पेपर आपका 15 मिनट में सोल्व कर सकता हूँ, जितने में अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो हटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक डैश साहित्यिक थे। हिंदी के थे, संस्कृत के थे, अंग्रेजी के थे, उर्दू के थे, हिंदी के। तो आपको अगर पूछे कि बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के किस भाषा के साहित्यिक कवि थे, तो ये थे हिंदी भाषा के। हालांकि उन्होंने उर्दू पत्रिका का संपादन भी किया है अपने जीवन के, मतलब जब इन्होंने अपने साहित्यिक लेखन शुरू किया था तो उर्दू भाषा में भी लिखते थे, उर्दू पत्रिका का संपादन नहीं किया। लेकिन उसके बाद से हिंदी काव्य लेखन, हिंदी काव्य लेखन, निबंध और गद्य में ये हिंदी में ही लिखते थे, और जीवन के अंत तक हिंदी में लिखते रहे। तो इनको बाल मुकुंद गुप्त जी को हम हिंदी का ही एक साहित्यिक कवि मानते हैं। ऑलराइट, तो राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
त्रिभुज एबीसी में ए बी इक्वल टू 6√3, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो कोण बी कितना होगा? कोण बी पूछा है, चलो देख लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी। ए बी कितना दिया हुआ है? 6√3। बी सी कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और ए सी 12 दे रहा है। ठीक है, चलो एक बार इसमें हाँ वो क्या बोलते हैं, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देखते हैं कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। भी ज़्यादातर एक इस तरह क्वेश्चन में 90 डिग्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं। चलो देखते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखते हैं अगर ये है तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? हो जाएगा आपका 108 प्लस बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 और ए सी का स्क्वायर तो 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इधर भी ये देखते हैं 144 ही आ रहा है। तो यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कोण भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि ये आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल भी आपका 90 डिग्री है। ज़्यादातर क्वेश्चन में 90 डिग्री मिलता है। चलो रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। आइए देखते हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुणा इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का 2 गुणा है। इस ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। चलो देखते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। इसके अंकों का योग देखते हैं कितना है? 9 है, बिल्कुल ठीक है। 18 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का 2 गुणा है। इस संख्या का 9 गुणा देख लेते हैं। कितना है? 18 में 162। ठीक, ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुणा इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद इस संख्या के अंक आपस में बदल देते हैं। ऐसा 18 है, इसको कर देते हम 1 सेकेंड 8 पहले लग देते थे 1 बाद में। बदलने के बाद प्राप्त संख्या का 2 गुणा है। अब 81 इसका 2 गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2 8 16। यानी कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बाई ऑप्शन करेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ठीक है, आप इसी मेथड से करिएगा। रफ कर लेते हैं। बस इसमें आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, एक नहीं तो दूसरा माना तीसरा, तो ऐसे पहला या दूसरा हो ही जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। आरबीआई बैंक डैश की संस्तुति के आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन ए भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति, ऑप्शन बी रॉयल कमीशन, ऑप्शन सी कमीशन, ऑप्शन डी नेहरू पीरियड। तो इसका राइट आंसर है रॉयल कमीशन की संस्तुति के आधार पर बनाई गई है आरबीआई बैंक। ठीक है,
अच्छा, मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा कि जो ये क्या आरबीआई बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस एक्ट के माध्यम से हुई थी। ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा कुल क्षेत्रफल आपको सभी को पता होना चाहिए 40,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बेकिंग सोडा को जल में मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, बताइए। चलो देख लेते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। NaHCO3, इसको हम जल में मिलाते हैं। चलो, जल में मिला के हमने उसको गर्म किया तो क्या बनेगा, इसका बनेगा, पहला तो बनेगा इसका H2CO3 और दूसरा बनेगा NaOH। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी NOH नहीं है, H2CO3 नहीं है, तो रुकिए। H2CO3 अनस्टेबल होता है, ये आगे और टूटेगा, किस में टूटेगा, H2CO3 टूटेगा। देखिए आप किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब तो मिल गया आपको CO2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक का कार्य करती हैं। उसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन बी, मोरनी की पहाड़ियाँ। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी प्रश्न पत्र के सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।